जय हिंद दोस्तों। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। मेरा नाम रूबी है। आज हम इस वीडियो में एग्जाम के दौरान आने वाले चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि मैंने भी तैयारी की है। मैंने ये तैयारी 2019 में स्टार्ट की थी जो एसएससी के एग्जाम होते हैं। पहले मैंने कभी ऐसा तो नहीं सोचा था कि मैं कौन-कौन से एग्जाम दूँगी, नहीं दूँगी, बस ये था एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। कोई गाइडेंस नहीं था, बस एक सरकारी नौकरी चाहिए थी। उस टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैंने 2020 में अपना एमटीएस का जो है एग्ज़ाम क्लियर किया था। उसके बाद एग्ज़ाम एमटीएस का निकालने के बाद मैंने सीपीओ भी 2 बार क्लियर किया। लेकिन सीपीओ में मैं जॉइन नहीं कर पाई बिकॉज़ ऑफ सम मेडिकल एग्ज़ामिनेशन फेलियर। उसमें मेरी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम आया था, तो इसलिए मैं सीपीओ में अपना जो है क्लियर नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम देना कंटिन्यू रखा और फिर अभी मैंने एसएसएफ जो जॉइन किया हुआ है और उससे पहले मैंने क और भी एग्ज़ाम निकाले हैं, जैसे कि मैंने एक बार सीसीएसएल भी निकाला था, सीपीओ 2 बार निकाला और अब एसएसएफ में मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन ये तो हुई मेरी बात, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे तैयारी के दौरान कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, है ना? जैसे कि वो चैलेंजेस चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हों और चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ से। जब कोई इंसान जॉब के साथ-साथ तैयारी करना चाहता है, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता है गवर्नमेंट जॉब में, तो उसके सामने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी चैलेंजेस सामने आते हैं। इन चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है और कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है और तैयारी को कंटिन्यू करना है, इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है? या तो आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफ़लाइन पढ़ते हैं, है ना? दोनों में से कोई एक चीज़ आप स्टार्ट करते हैं। जब आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आप चीज़ों को सीख रहे हैं, है ना? चीज़ों को सीख तो लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप उसके कुछ टाइम बाद दोबारा वही चीज़ें करने बैठेंगे, मैं ख़ास करके मैथ्स की बात कर रही हूँ और मैथ्स के बाद में आपके इंग्लिश की जब आप ग्रामर पढ़ते हैं उसमें रूल्स अप्लाई करते हैं। आप रूल्स सीख तो लेते हैं इंग्लिश में भी, लेकिन क्या होता है जब आप अप्लाई करने बैठते हैं या कुछ दिन बाद आप उनको पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अब कैसे अप्लाई करें? मतलब समझ नहीं आता, आप भूल चुके होते हो, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि मैं ही भूल गई हूँ या मैं ही भूल गया हूँ। एक्चुअली ये चीज़ें सभी के साथ होती हैं, क्योंकि सबका दिमाग लगभग एक जैसा ही है। चीज़ें सभी लोग भूलते हैं, लेकिन उसको आपको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। आपको ये सोचना है मैं इसको भूल गई या भूल गया तो कोई नहीं, मैं इसको दोबारा रिवाइज़ करूँगा या दोबारा रिवाइज़ करूँगी और फिर से इसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? कभी भी इसको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि मैं तो मतलब मेरे से ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। भूलना सबके साथ ही होता है, आप 1 बार भूलेंगे, 2 बार भूलेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि भूलने के बाद आप उसको दोबारा प्रैक्टिस करो, दोबारा देखो जाके, जो भूल गए हो, जो रूल आप भूल गए हो या मैथ्स में जो फ़ॉर्मूला आप भूल गए हो या तरीका आप भूल गए हो, कोई मेथड भूल गए हो, तो उसको आप दोबारा जाके देखो एक बार, उसके बाद देखने के बाद अप्लाई करो। फिर आप एक बार देखोगे कि 2-3 बार भूलने के बाद एक बार ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो आपको अपने दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा, फिर आप नहीं भूलोगे। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये एग्ज़ाम की तैयारी करते समय जो बुक से रिलेटेड यानी कि हमारी तैयारी से रिलेटेड जो चैलेंजेज़ हैं, इनका तो कोई और तोड़ नहीं है। आप इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस से ही हल कर सकते हैं। मतलब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ज़्यादा हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि प्रैक्टिस करें कैसे? किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो कई मतलब जब आप स्टार्ट करते हो ना प्रिपरेशन, तो सबसे बड़ी गलती ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो सोचने लग जाते हैं कौन से टीचर ज़्यादा अच्छे हैं। कभी इस टीचर के पीछे भागते हैं, कभी उस टीचर के पीछे भागते हैं। किसी भी एक को कंटिन्यू नहीं करते। तो देखो मेरा मानना ऐसा है कि टीचर चाहे कोई भी हो, आप पहले एक बार देखो किसी भी एक टीचर को, अगर आपको उनका समझ में आ रहा है, समझने के साथ-साथ जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं, वो आपको कंपैरिज़न भी करनी है, क्या ये चीज़ जो पढ़ा रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम से रेलेवेंट है या नहीं है? वो अगर आपके एग्ज़ाम से रेलेवेंट है और वही चीज़ वो पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में आ रही है, तो आप कोई भी एक टीचर को फ़ॉलो करिए, ठीक है? और लगातार फ़ॉलो करिए, उनके मेथड्स को रिवाइज़ कीजिए बार-बार। तो आप देखोगे कि आप फिर मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए, मॉक टेस्ट लगाओगे तो देखोगे कि हाँ, वो चीज़ें आप जो समझ रहे हो, वो आपके मॉक टेस्ट में काम आ रही हैं, ठीक है ना? ज़रूरी ये नहीं होता है कि आप जिन किसी भी कोई टीचर्स को आपने देख लिया, किसी की रील देख ली कि ये टीचर बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, इनके बहुत ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं, इनके वीडियोज़ पे बहुत सारे लाइक्स हैं, है ना? तो या वो बहुत फ़ेमस हैं, तो आप उन्हीं से पढ़ पाओगे। फिर आप उनसे पढ़ने जाओगे, अगर आप फ्रेशर हो और आप उनसे पढ़ने जाते हो, फिर आप देखोगे कि आपको समझ नहीं आ रहा,
है ना? मैं यहाँ पर ज़्यादातर फ्रेशर बच्चों की बात कर रही हूँ, जो स्टार्ट करते ही करते हैं, लेकिन वो बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना, कभी इन टीचर को फ़ॉलो करने में, कभी उन टीचर को फ़ॉलो करने में, कभी ये पीडीएफ पढ़ने में, कभी वो पीडीएफ पढ़ने में। देखो पीडीएफ पढ़ना अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही। आप किसी टीचर को पढ़ते हो, उनका समझते हो, फिर आप उनकी पीडीएफ सॉल्व करते हो, दैट इज़ गुड। क्योंकि जब आप उनकी पीडीएफ सॉल्व करते हो, तो उनके बताए हुए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रिवाइज़ होते हैं और जब रिवाइज़ होते हैं, तो फिर आपका दिमाग जो है वो उसी तरीके से काम करने लगता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन सिर्फ़ पीडीएफ से आप पढ़ो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी एक बुक लो, चाहे जिस टीचर से पढ़ रहे हो आप उन्हीं टीचर की बुक ले लो, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल जैसे आपने मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया, आपने जिन टीचर से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया, आप उनके मेथड समझ गए, आप उनके कॉन्सेप्ट समझ गए, आपने उनकी पीडीएफ कर ली, ठीक है? पीडीएफ करते समय क्या होता है कि उन्होंने जो मेथड्स बताए हैं वो आप अच्छी तरीके से अपने अंदर फिक्स कर लेते हो, ठीक है? ये आपने किया, उसके बाद आप बुक उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, साथ के साथ मॉक टेस्ट भी लगाओ, ठीक है? जब आप बुक से भी क्वेश्चन करोगे क्योंकि बुक में क्या होगा, बुक में फिर आपको कई तरह की लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। फिर आपका दिमाग उन लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेगा, उन लैंग्वेज को समझने की आदत डालेगा और जब वो आदत डल जाएगी ना तब आप देखोगे आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है? ऐसे ही मैं आपको इंग्लिश की भी बता रही हूँ। इंग्लिश में जब आप रूल्स पढ़ते हो किसी टीचर से, तो रूल्स आपने पढ़ लिया, आपको समझ में भी आएगा क्योंकि इंग्लिश के रूल्स कोई बहुत ज़्यादा ऐसे रूल्स नहीं हैं जो आपको समझ में नहीं आएँगे। बहुत ही नॉर्मल रूल्स होते हैं, अगर आप पहली 1 बार पढ़ा आपने, आपको समझ में आ जाएगा, सीख जाएँगे आप। लेकिन बात ये है कि फिर सिलेक्शन इतने कम बच्चों का क्यों हो रहा है? क्योंकि रिवीज़न बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, आपको रिवीज़न करना होगा। आप जितना ज़्यादा रिवीज़न करेंगे, आप भीड़ से उतना ज़्यादा आगे होंगे, ठीक है? ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है कॉम्पिटिशन में कि आप निकाल नहीं सकते। कॉम्पिटिशन अब बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। अच्छी बात है कॉम्पिटिशन तो हाई होना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना है क्या हम अपना 100% दे रहे हैं? अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो आपको अपने आप में ही संतुष्टि महसूस होगी। फिर आप इधर-उधर भटकने की भी आपकी इच्छा नहीं होगी। आप सोचोगे मैं इस तरीके से ये काम कर रहा हूँ और अगर मेरा तरीका सही है, मेरे मॉक टेस्ट में जो है सॉरी मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपको ज़रूर ही वो तरीका फ़ॉलो करते रहना चाहिए, ठीक है? ये बात तो हुई जब आप बुक से रिलेटेड चैलेंजेस फेस करते हैं उसकी। अब मैं आपसे वो भी बात डिस्कस करना चाहती हूँ, जब आपकी लाइफ़ में पर्सनल प्रॉब्लम भी आते हैं, ठीक है? ख़ासकर उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो इस तैयारी स्टार्ट उन्होंने कर दी है, लेकिन वो उनका जो बैकग्राउंड है या वो गरीब घर से आते हैं या छोटे से गाँव से आते हैं, जिनका फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहता है, तो उनके सामने और ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको पढ़ाई तो करनी ही है, ठीक है? पढ़ाई वो कर रहे हैं, पढ़ाई के बीच में भी समस्याएँ आती हैं, वो सबके साथ आते हैं, वो उनके साथ भी आती हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके जीवन में वो प्रॉब्लम भी आती हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं यानी कि पैसों से रिलेटेड होती हैं। तो वो इन चीज़ों को कैसे टैकल करें? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि घरवाले दबाव बनाएँगे। कोई लड़का होगा तो उस पर दबाव बनाएँगे, कोई लड़की होगी तो उस पर शादी का प्रेशर बनाएँगे कि उसको शादी जल्दी करनी है और अगर कोई लड़का होगा तो उससे कहेंगे कि वो पैसे कमा के दे। ऐसा नहीं होता, कई बार लड़कियाँ सोचती हैं अगर लड़का होता तो मतलब मेरे को तैयारी करने में आसानी होती, घरवाले शादी का प्रेशर नहीं बनाते। लड़का होता है तो उसके ऊपर भी प्रेशर बनाते हैं वो। लड़का होगा तो उससे कहेंगे कि बस पढ़ाई में लगा हुआ है, पैसे कमा के नहीं दे रहा है घर में क्योंकि अच्छा वो जो लोग घरवाले जो चीज़ कह रहे हैं ना, उनके पर्सपेक्टिव से वो गलत भी नहीं है। उसको आपको गलत नहीं समझना है क्योंकि देखो, घर में पैसों की प्रॉब्लम है, तो माँ-बाप कहेंगे ही, ठीक है? उनका भी कहना सही है। आपको उनको भी पॉज़िटिव वे में लेना है और उस पॉज़िटिव एनर्जी को अपनी स्टडी में ट्रांसफ़र करना है कि जितना ज़्यादा वो कह रहे हैं, उसको नेगेटिव नहीं लेना है कि वो नेगेटिव कह रहे हैं, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, अब मैं कैसे पढ़ूँ, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ऐसे सोचना है कि जैसे आपके पिताजी, आपकी माताजी कह रही हैं कि पैसे कमा के दो, तो नेगेटिव ना लेके क्या सोचना है आपको, पॉज़िटिव सोचना है कि मैं पैसे कमाऊँगा, ज़रूर कमाऊँगा, लेकिन इतने अच्छे से कमाऊँगा कि आप अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, ठीक है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो वो एनर्जी को आपको स्टडी में लगा देना है। जो फ्रस्ट्रेशन आपको आएगा ना, उस फ्रस्ट्रेशन को पॉज़िटिवली आपको अपनी स्टडी में ट्रांसफ़र कर देना है, ना कि उससे स्ट्रेस लेके बैठ जाना है। ये सबके साथ ही होता है क्योंकि हमारा इंडिया जो है, इसमें ऐसे लोग हैं नहीं कि जो बहुत पैसा लेके बैठे हैं और कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कॉम्पिटिशन की तैयारी वही लोग कर रहे हैं, मिडल क्लास से हैं, गरीब हैं, वही लोग तैयारी कर रहे हैं। लड़कियों का भी सेम ऐसा ही है। लड़कियों में भी जो पैसे वाली जो बहुत ज़्यादा जिनके घर में पैसा है या जो अमीर हैं, वो कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रही हैं। लड़कियाँ भी अपनी वही हैं जो गरीब घर से आते हैं या मिडल क्लास हैं, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, समाज में कुछ करके दिखाना है।
आप लोग माता-पिता की बातों का बुरा ना मानें, ठीक है? क्योंकि वो लोग अगर आपकी शादी की ज़िद कर भी रहे हैं, तो वो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है। तो वो अपनी ज़िम्मेदारी के चलते आपसे ये चीज़ें कह रहे हैं। आपको उनको पॉज़िटिव वे में लेना है और सोचना है कि आपको वो ज़िम्मेदारी उनकी ख़त्म करनी है और वो ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है। यानी सारी ज़िम्मेदारियाँ आपको अपने ऊपर लेनी है, कब लेनी है? जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। तो अपने अपने आप को हमेशा पॉज़िटिव रखना है, ठीक है? ये बात हुई जब आप पर्सनल चैलेंजेस फ़ेस करते हैं तब, ठीक है? अब जो लोग जॉब के साथ-साथ तैयारी कर जो लोग प्रोफ़ेशनल चैलेंजेस फ़ेस करते हैं मतलब जॉब के साथ-साथ तैयारी करते हैं, उनके चैलेंजेस ऐसे जाते हैं कि उनको जॉब में ही 8-9 घंटे आने-जाने में रास्ते में निकल जाते हैं और उसके साथ-साथ वो तैयारी करते हैं। तो मैं उन लोगों से भी बस यही कहना चाहूँगी, आप जितना भी टाइम दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को, तो उसमें आप 100% दें, बस इधर-उधर टाइम वेस्ट ना करें और किसी भी तरह की नेगेटिव लोगों से दूर रहें। पॉज़िटिव लोगों का साथ रखने की कोशिश करें, उनकी बात सुनने की कोशिश करें, ठीक है? मतलब ज़्यादा नेगेटिव कि नहीं यार ये सब नहीं होता है, बेकार में लगा हुआ है तू या बेकार में लगी है, छोड़ ये सब, उनसे ना थोड़ा दूर ही रहना है। क्योंकि वे उन्होंने खुद तो किया नहीं है और वो दूसरों को भी नहीं करने देना है। सब चैलेंजेज़ हैं जो हम फेस करते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आपने तैयारी स्टार्ट कर ही दी है, तो उसको प्रॉपर तरीके से कैसे फ़ॉलो करना है और प्रॉपर तरीके से आपको किस तरीके से अपना रूटीन बनाना है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले तो आपको एक काम ये करना है कि अगर आपने कोई भी कोर्स ले रखा है या तो और अगर नहीं भी ले रखा है तो यूट्यूब पर भी कई लोग पढ़ाते हैं, टीच करते हैं। मैं स्पेशली बात कर रही हूँ मैथ्स की और इंग्लिश की, ठीक है? जीके तो जीके भी आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश और रीज़निंग सभी तैयार करके चलते हैं और यहाँ पे जो सिलेक्शन दिलवा रहा है वो अब जीके ही दिलवा रहा है, ठीक है? तो पहले तो आप जो भी क्लास कर रहे हैं, किसी कोर्स से कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे कर रहे हैं। अगर कोई क्लास कंटिन्यू करवा रहे हैं जो भी टीचर बहुत से टीचर हैं जो यूट्यूब पर भी मतलब फ्री में अच्छे से प्रॉपर तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है? मैंने भी अभी मतलब स्टार्ट किया है एक स मैथ्स की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें अभी मैंने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कराया है। और उसमें मैंने सारे टाइप कराए हैं, बेसिक टू एडवांस कराए हैं, सारे मेथड बताए हैं, कब कौन-सा मेथड अप्लाई करना है और उसमें मैं अभी टाइम स्पीड डिस्टेंस भी कराया है ना? बोट एंड स्ट्रीम कराया है और मैंने ये सोचा है कि मैं जो है ये पूरा मैथ्स का जितना भी सिलेबस है, वो पूरा इस यूट्यूब सीरीज़ पे खत्म करूँगी। इसके अलावा आप जिससे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास कंटिन्यू रखो। अपनी क्लास आपको प्रॉपर लेनी है। आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अच्छा ऐसा नहीं होता है कि टाइम टेबल एक बना लिया वो चलता रहेगा आपका पूरे पूरे तैयारी में वही चलता रहेगा। टाइम टेबल चेंज होना भी ज़रूरी है। टाइम टेबल को चेंज भी करो, ठीक है? मतलब अपने दिन के हिसाब से जिस सुबह आप उठे तो आप सुबह ये डिसाइड कर लो कि मुझे कौन-कौन सा चैप्टर या कौन-कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम तक पढ़ना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, अगर आपका जीके वीक है तो उसको आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। क्योंकि अब ऐसा हो नहीं पाएगा आप सोचो कि ये वाला सब्जेक्ट हम छोड़ दें। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हैं आपके रीज़निंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है और जीके है। तो चारों में से अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करके चलेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चारों सब्जेक्ट को आपको अपना स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको स प्रॉपर क्लासेस करनी है, ठीक है? टाइम टेबल बनाना है कि आज मैं इतना सब्जेक्ट को इतना टाइम दूँगी या दूँगा, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है जब आपने क्लास ले ली, तो आपको अब क्या करना है क्लास लेने के बाद सिर्फ़ ये नहीं अब मैंने क्लास ले ली खत्म, मतलब मेरा आज का हो गया, नहीं क्लास लेना सिर्फ़ आपका सीखने का एक वो था, हिस्सा था, सीखने का एक हिस्सा था। अब आपका मेन हिस्सा है रिवीज़न करने का। सीखते सब हैं, रिवीज़न कम लोग करते हैं। मैं बार-बार रिवीज़न पे ही जोर डाल रही हूँ कि रिवीज़न कम लोग करते हैं, इसीलिए कम लोगों का जो लोग सिल रिवीज़न करते हैं वही आगे जाते हैं। तो आपने सीख लिया, अब आपको रिवीज़न करना है। अब आपको रिवीज़न में किस सब्जेक्ट को टाइम देना है ये आपको ऐसे देखना है कि मुझे कौन-सी चीज़ बार-बार भूल जाती हूँ, कौन से सब्जेक्ट में जो जो चीज़ें मैं ज़्यादा भूलती हूँ, उनको आपको ज़्यादा रिवीज़न पे टाइम देना है। वो आपको कैसे पता चलेगा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, तो मॉक टेस्ट में आपको अपने मार्क्स देख के पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक हैं जो मैं पढ़ तो चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं कर नहीं पाई हूँ, यानी कि मुझे उनको रिवीज़न देने का टाइम चाहिए। मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ जैसे कि मान लो आप मॉक टेस्ट लगा रहे थे, जीके में कोई क्वेश्चन आया, कोई मुगल काल से कोई क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन आपने आपने उस बारे में पढ़ा तो था लेकिन आप फिर भी आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। और ऐसा अगर 2-3 बार हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आपको वो टॉपिक को अच्छे से रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप क्लास लें, ठीक है? उसके बाद आप अच्छे से रिवीज़न करें। रिवीज़न में ज़्यादा टाइम उसी सब्जेक्ट को देना जिस सब्जेक्ट में आप चीज़ें बार-बार भूल रहे हैं। और ये फाइंड आउट कैसे होगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे तभी फाइंड आउट कर पाएँगे कि मैंने कौन-सी चीज़ें भूल रही हूँ और कौन-सी चीज़ें मुझे याद हैं। ठीक है? तो आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। डेली 1 मॉक टेस्ट लगाना है।
ठीक है? मॉक टेस्ट से कभी नहीं क्योंकि मॉक टेस्ट क्या करता है ना, मॉक टेस्ट आपको अपने आप को एनालाइज़ करने में भी सहायता करता है और साथ के साथ आप अपने जब अपने जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होते हुए देखते हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है अपने आप ही, ठीक है? इन चीज़ों को मोटिवेशन बनाना चाहिए। अपने आस-पास की चीज़ों को ऐसे रखो कि पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव एनवायरनमेंट रखो, ठीक है? दोस्त अच्छे रखो, अपना जहाँ पर आप पढ़ रहे हो वहाँ पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, ऐसे नहीं अंधेरे में ज़बरदस्ती आँखें गड़ा के पढ़ रहे हो, प्रॉपर वहाँ पर लाइट होनी चाहिए, नहीं है तो अपनी एक अलग से लाइट लो, उसमें बैठ के पढ़ो। आपका दिमाग रिलैक्स रहना चाहिए जब आप पढ़ रहे हो, स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। जब हम रिलैक्स दिमाग से पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक के लिए रहती हैं। जैसे आप रिलैक्स दिमाग से मूवी देखते हो, स्ट्रेस लेके तो नहीं देखते ना कोई मूवी या कोई सॉन्ग सुनते हो तो स्ट्रेस लेके नहीं सुनते ना, लेकिन आपको याद रहता है। क्यों? क्योंकि आप रिलैक्स माइंड से देखते हो। तो इसीलिए पढ़ भी रहे हो ना, तो आपके आस-पास की चीज़ें सारी ऑर्गनाइज़ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ इधर फैली पड़ी है, कोई चीज़ उधर फैली पड़ी है। जैसे आस-पास का एनवायरनमेंट होगा ना, वैसे ही आपका दिमाग का भी एनवायरनमेंट होगा। तो आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं, वहाँ चीज़ें ऑर्गनाइज़ होनी चाहिए ताकि आपका दिमाग भी ऑर्गनाइज़ वे में काम करे। ठीक है? और अच्छा इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में लगाते-लगाते आप ना प्रीवियस ईयर पेपर के भी मॉक टेस्ट आते हैं। बहुत सारी वो हैं वेबसाइट हैं, जैसे टेस्टबुक.com है, ओलिव बोर्ड है और भी कई सारे टीचर्स भी अपनी टेस्ट सीरीज़ डालते रहते हैं, आरडब्ल्यूए की भी है। तो उनमें से किसी की भी एक टेस्ट सीरीज़ खरीद लीजिए और मॉक टेस्ट लगाने के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एसएससी तो कई बार ऐसा करती है कि सेम क्वेश्चन लाके अगले एग्ज़ाम में मतलब अगले एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, बिना डिजिट्स भी चेंज किए आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर लगाने हैं सारे सब्जेक्ट के, ठीक है? सिर्फ मैथ्स के नहीं, जीके के भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स ज़रूर लगाने हैं और उसके जब आपने एक क्वेश्चन लगाया जीके का, आपने देखा इस टॉपिक से आया है तो उस टॉपिक के और पास का भी आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके आगे-पीछे का भी देखना है, ठीक है? जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया अगर अकबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो अकबर से रिलेटेड आया है तो आपको औरंगज़ेब के बारे में भी पढ़ना है, बाबर के बारे में भी पढ़ना है, हुमायूँ के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है? और जो क्वेश्चन आया जैसे उसका अगर उसका काल पूछा है वैसे तो अब इतने ईज़ी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बहुत ही डीप डीप पूछ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहा है। जिस तरीके से यूपीएससी पूछती है, सीडीएस में पूछती है क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, एक क्वेश्चन दे दिया उसके ऊपर 4 स्टेटमेंट दे दी, पूछ लिया कि कौन-सी स्टेटमेंट सही है, इस तरीके से आ रहा है। तो अगर आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे ना, मैं आपको वैसे एडवाइस करना चाहूँगी आरडब्ल्यूए पे जो सर अभी एक सर नवीन सर पढ़ा रहे हैं पॉलिटी, उन्होंने भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है। मैं कहूँगी आप उनको फ़ॉलो कर सकते हैं, उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आप देखेंगे आप उनकी क्लास करने के बाद जो है, वो यूपीएससी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो एसएससी के तो ऑब्वियसली सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है? तो बस अपने आप को पॉज़िटिव रखिए, ठीक है? अपने आप को गुड फ़ील कराइए। साथ के साथ एक चीज़ और करनी है, जब आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठने के साथ अपने रूटीन में मेडिटेशन को भी ऐड करें, अगर आपके पास टाइम है, थोड़ी देर मेडिटेशन करें, भले 10-15 मिनट का करें, लेकिन ज़रूर करें। अपनी हेल्थ को ज़रूर टाइम देना है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो दिमाग अपने आप बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इसीलिए अपने हेल्थ को भी टाइम देना है, पड़े-पड़े सिर्फ़ पढ़ते नहीं रहना है, बेड पे पड़े पढ़ रहे हैं, काउच पे पड़े पढ़ रहे हैं। पढ़ने से सिर्फ़ दिमाग काम नहीं करेगा, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। जितना फिट रहोगे आप, दिमाग आपका उतना फिट काम करेगा। थोड़ा डाइट पे भी ध्यान रखना है। ज़्यादा अंट-शंट खाओगे तो भी दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। आपको खाने पे भी डाइट भी अच्छी रखनी है आपको, है ना? फ्रूट्स वगैरह खाते हैं जब तो अच्छा चलता है, दिमाग अच्छा चलता है, ठीक है ना? तो बस यही है आज की वीडियो का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ अपने एग्ज़ाम की तैयारी में आने वाला आपका जो चैलेंजेस हैं, उनको आप कैसे टैकल करो, ये मेरे को आपको बताना था। आई होप आप लोगों को इससे अच्छा फ़ील हुआ होगा और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।